Hello students, welcome back again in another session of statistics and the topics which we were covering was median. हमने median last वीडियो में स्टार्ट किया था. मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंगली किस तरीके से माध्यांक या माध्यिका कैलकुलेट किया जाता है ये बता दिया था. आज मैं बहुत ही छोटा सा एक सेशन लेकर आई हूँ विच इज डिस्क्रीट सीरीज के केस में यानी कि खंडित श्रृंखलाओं के केस में मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. देखो, सबसे पहले तो हमें डिस्क्रीट सीरीज की पहचान होनी चाहिए कि भाई डिस्क्रीट सीरीज क्या होती हैं, खंडित श्रृंखलाएं क्या होती हैं. दीज आर दोज सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन बट द वेरिएबल इज विदाउट क्लास इंटरवल्स. मतलब बहुत ही सिंपल सा मीनिंग आपको दिया गया है कि ये वो श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें किसी चर की आवृत्ति हमें दे रखी हो, लेकिन जो चर हमें दे रखा है, जो वेरिएबल हमें दे रखा है, जो वो एक्स हमें दे रखा है, वो किसी वर्गांतर के रूप में हमें नहीं दिया हुआ है. ठीक है, मतलब एक एक्स दे रखा है और एक एफ दे रखा है, जितना आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप अभी तक 10th में पढ़कर आए हो. तो इसलिए ऐसी सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज बोला जाता है. अब देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग हमें मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स बता रखे हैं. माध्यिका की गणना करने के लिए इन श्रृंखलाओं को भी या का भी क्रमबद्ध होना जरूरी है. ठीक है, क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर हो गया या डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही या अवरोही क्रम. ठीक है, तो सेकेंड वन देखो क्या है, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो आपको इंडिविजुअल सीरीज के केस में बताया गया था. अगर अभी तक आपने इंडिविजुअल सीरीज वाला सेशन नहीं देखा है तो काइंडली प्लीज पहले वाली वीडियो चेक कीजिए और इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से मीडियन की गणना की जाती है वो जरूर देखें. नेक्स्ट है, यही सेम सूत्र यहां पर भी यूज होगा. ठीक है, लेकिन यहां पर n का मतलब आवृत्तियों का कुल जोड़ होता है. ये हल्का सा एक फर्क है. ठीक है, तो सेम फॉर्मूला इज यूज्ड बट हियर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f. ठीक है, अब देखो, प्रश्न को बेहतर तरीके से हल करने के लिए आवृत्तियों की संचयी आवृत्ति निकाल ली जाती है. अब संचयी आवृत्ति किसको बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है, आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मीडियन के रिगार्डिंग पता चल गए हैं. बस इसी के बेसिस पर हम दो क्वेश्चंस देखेंगे. बस इतना छोटा सा ही आज का सेशन है. देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है बहुत ही सिंपल, जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऑर्डर में अरेंज्ड है. ठीक है, आपको एक्स दे रखा है. ठीक है, और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियां भी दे रखी हैं. 2 के सामने 3, देन 4, 7, 10, 12, 14, 18, 9, 28 एंड 5. ठीक है, अब मैंने आपको अभी अभी जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा उसमें बताया कि प्रश्न को बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें संचयी आवृत्ति निकालनी होती है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है. तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी? सबसे पहली फ्रीक्वेंसी को हम सेम एज इट इज लिखेंगे. उसके बाद आने वाली हर फ्रीक्वेंसी बीच में जुड़ती चली जाएगी. देखो, मैंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन की हुई है. 3, नेक्स्ट विल बी 3 + 7 इज इक्वल टू 10. उसके अगला क्या होगा? 10 में जब हम 12 को ऐड कर देंगे तो 22. देन अगेन 22 में जब हम नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 14 ऐड कर देंगे तो 36. देन 14 में हम नेक्स्ट 9 प्लस कर देंगे तो 45. देन 45 में हम अगेन 5 प्लस कर देंगे तो 50. याद रखना, हमारी इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसीज का टोटल होगा और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट होगा वो लास्ट और ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल ये हमेशा सेम होना चाहिए. इट शुड बी सेम. अब देखो, हमने फॉर्मूला लगाया m लाइज इन n+1/2th आइटम. तो n+1 व्हाट इज n? समेशन ऑफ f. तो इसलिए हम लोग 50 लेंगे. n+1 डिवाइडेड बाय 2, 51/2 एंड इट विल बी 25.5. अब देखो, 25.5 हमने कहाँ ढूंढना है? हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है. हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि हमारा 25.5 कहाँ लाए कर रहा है. अब देखो, यहां तक 10 है,
यहां तक 3 था, यहां तक 10 है, यहां तक 22 है, यहां तक 36 है। इसका मतलब 25.5 इस 22 में तो कवर हो नहीं सकता क्योंकि यहां तो 22 तक है। तो जो 23 से लेकर 36 है वो यहां पर कवर हो रहे हैं और हमारा 25.5 भी इसी के बीच में लाए कर रहा है। तो इसलिए हम इसमें एंटर करेंगे सामने वाली फ्रीक्वेंसी और उसी के सामने वाला x। इसका मतलब ये 14 हमारा m यानी कि मीडियन आ जाएगा। गलती से ये मत सोच लेना कि ये 14 जो f है वो हमारा आंसर है। नो, इस 14 के सामने जो हमारा रिलेटिव x है इस फ्रीक्वेंसी वाला वो हमारा m यानी कि मीडियन निकलेगा, माध्यांक निकलेगा। आई होप कि आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये डिस्क्रीट सीरीज में भी एक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं हम ऐसा क्वेश्चन जो अनअरेंज्ड हो और जिसको हमें पहले अरेंज करना पड़े। तो देखो, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है 20, 29, देन 28। अब आपको फर्स्ट तीन वेरिएबल्स ही देखकर पता लग गया कि आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है वो अरेंज्ड नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे अरेंज करना पड़ेगा। अब काफी बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो ना अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी अरेंज करने लग जाते हैं, वो गलत है। हमने अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, चर के हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। तो हम x के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। x को हम असेंडिंग ऑर्डर में, ज्यादातर ना असेंडिंग में किया जाता होता है, तो x के अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। तो देखो, सबसे पहला यहां देखो 20 ही है तो हम 20 लिखेंगे। 20 के बाद देखो कौन सा है 25, तो हम 25 लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार लिख लिया फटाफट से। फिर उसके बाद देखो क्या करना है, याद रखना कि जो फ्रीक्वेंसी 20 के सामने यहां है वही 20 के सामने यहां आनी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी 25 के सामने थी वही फ्रीक्वेंसी अब 25 के सामने जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां से अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसीज भी अकॉर्डिंगली शिफ्ट होंगी। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम अरेंजमेंट्स कर देंगे, 20 और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, देन 25 और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, देन 28 था तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, देन 29 था तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, देन 33 था तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लिखी मैंने, 38 उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लिखी, देन 42 और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी मैंने यहां लिखी, देन 43 और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी मैंने यहां लिखी। ये रूल सेम वही है जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर यहां समझाया था कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। इस बार मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको साथ साथ ऐड करके नहीं दिखाया, बट इटसेल्फ आपको पता चल जाना चाहिए कि पहली फ्रीक्वेंसी हमने सेम यही लेनी है, देन उसके बाद हम ऐड करते चले जाएंगे। 6 + 20 26, 26 + 24 50, 50 + 28 78, 78 + 15 93, 93 + 4 97, 97 + 2 99, 99 + 1 100। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जिगजैग बनता चला जाएगा और हमारा यहाँ पर CF निकलती चली जाएगी। लास्ट सेम वही, इट शुड बी सेम। ठीक है, अब देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस क्वेश्चन में आपको एक फैक्ट तो पता लगा कि भाई जब ये अरेंज करना है तो सामने ये भी अरेंज होंगे। अब एक और नई चीज है जो इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगी। देखो, हमने फॉर्मूला लगाया कि m कहाँ लाई कर रहा है। मेरे पास समेशन f 100 था तो मैंने 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2 जब लिखा तो 50.5 आइटम में m लाई कर रहा है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 25.5 आया था, तो वो तो मेरा इसमें ही कवर हो गया था। 23 से लेकर 36 तक थे तो बीच में यहाँ पे कवर हो गया था, तो मेरा ये मीडियन निकल आया था। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, 50 एक में कवर हो रहा है और 50 से ऊपर चाहे वो 50.1 ही क्यों ना हो, वो सब नेक्स्ट वाले में कवर हो रहे हैं, इसमें कवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या किया जाएगा, जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज के
इवन केस में बताया था, तो यहां पर भी उसी तरीके का कुछ रूल फॉलो किया जाएगा। मैंने फर्स्ट मेथड ही यूज कर दिया कि सम ऑफ 50th और यहां पर नेक्स्ट आइटम जो है दोनों को लिया और दोनों की एवरेज मैंने कैलकुलेट कर दी, तो हमारा जो मीडियन है वो 28.5 निकल आया है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज कवर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू सो मच।